नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको कक्षा 5 का पाठ 18 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नाम है चुनौती हिमालय की। तो चलिए देखते हैं इस पाठ के अंतर्गत क्या है। जोजिला पास से आगे चलकर जवाहरलाल मातायन पहुंचे तो वहां की नवयुवक कुली ने बताया, साहब सामने उस बर्फ से ढके पहाड़ के पीछे अमरनाथ की गुफा है। लेकिन साहब रास्ता बहुत टेढ़ा है। किसान ने कुली की बात काटी। बहुत चढ़ाई है और साहब दूर भी है। कितनी दूर? जवाहरलाल ने पूछा। 8 मील साहब, कुली ने जल्दी से उत्तर दिया। बस, तब तो जरूर चलेंगे। जवाहरलाल ने अपने चचेरे भाई की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि डाली। दोनों कश्मीर घूमने निकले थे और जोजिला पास से होकर लद्दाखी इलाके की ओर चले आए थे। अब अमरनाथ जाने में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर जवाहरलाल रास्ते की मुश्किलों के बारे में सुनकर सफर के लिए और भी उत्सुक हो गए। कौन कौन चलेगा हमारे साथ? जवाहरलाल ने जानना चाहा। तुरंत किशन बोला, साहब मैं चलूंगा। भेड़ चराने मेरी बेटी चली जाएगी। अगले दिन सुबह तड़के तैयार होकर जवाहरलाल बाहर आ गए। आकाश में रात्रि की कालिमा पर प्रातः की लालिमा फैलती जा रही थी। तिब्बती पठार का दृश्य निराला था। दूर दूर तक वनस्पति रहित उजाड़ चट्टानी इलाका दिखाई दे रहा था। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ सुबह की पहली किरणों का स्पर्श पाकर ताज की भांति चमक उठे। दूर से छोटे छोटे ग्लेशियर ऐसे लगते मानो स्वागत करने के लिए पास सरकते आ रहे हों। सर्द हवा के झोंके हड्डियों तक ठंडक पहुंचा रहे थे। जवाहर ने हथेलियां आपस में रगड़कर गर्म की और कमर में रस्सी लपेटकर चलने को तैयार हो गए। हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। जवाहर इस चुनौती को कैसे न स्वीकार करते। भाई किशन और कुली सभी रस्सी के साथ जुड़े थे। किशन गडेरिया अब गाइड बन गया। बस 8 मील ही तो पार करने हैं। जोश में आकर जवाहरलाल चढ़ाई चढ़ने लगे। यूं 8 मील की दूरी कोई बहुत नहीं होती, लेकिन इन पहाड़ी रास्तों पर 8 कदम चलना दूभर हो गया। एक एक डग भरने में कठिनाई हो रही थी। रास्ता बहुत ही वीरान था। पेड़ पौधों की हरियाली के अभाव में एक अजीब खालीपन सा महसूस हो रहा था। कहीं एक फूल दिख जाता तो आंखों को ठंडक मिल जाती। दिख रही थी सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफेद बर्फ। फिर भी इस गहरे सन्नाटे में बहुत सुकून था। एक ओर सूं सूं करती बर्फीली हवा बदन को काटती तो दूसरी ओर ताजगी और स्फूर्ति भी देती। जवाहरलाल बढ़ते जा रहे थे। ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते गए त्यों त्यों सांस लेने में दिक्कत होने लगी। एक कुली की नाक से खून बहने लगा। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया। खुद उन्हें भी कनपटी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था। लगता था जैसे दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। थोड़ी देर में बर्फ पड़ने लगी। फिसलन बढ़ गई। चलना भी कठिन हो गया। एक तरफ थकान, ऊपर से सीधी चढ़ाई। तभी सामने एक बर्फीला मैदान नजर आया। चारों ओर हिम शिखरों से घिरा हुआ मैदान देवताओं के मुकुट के समान लग रहा था। प्रकृति की कैसी मनोहर छटा थी। आंखों और मन को तरोताजा कर गई। बस एक झलक दिखाकर बर्फ के धुंध के में ओझल हो गई। दिन के 12 बजने वाले थे। सुबह 4 बजे से वे लोग लगातार चढ़ाई कर रहे थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पर होंगे इस वक्त अमरनाथ से भी ऊपर, पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। इस पर भी जवाहरलाल की चाल में न ढीलापन था न बदन में सुस्ती। हिमालय ने चुनौती जो दी थी, निर्गम पथ पार करने का उत्साह उन्हें आगे खींच रहा था। साहब लौट चलिए, वापस कैंप में पहुंचते पहुंचते दिन ढल जाएगा, एक कुली ने कहा। लेकिन अभी तो अमरनाथ पहुंचे नहीं। जवाहरलाल को लौटने का विचार पसंद नहीं आया। वह तो दूर बर्फ के उस मैदान के पार है। किशन बीच में बोल पड़ा, चलो चलो, चढ़ाई तो पार कर ली, अब आधे मील का मैदान ही तो बाकी है। कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कुलियों को उत्साहित किया। सामने बर्फ का सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार दूसरी ओर से नीचे उतरकर गुफा तक पहुंचा जा सकता था। जवाहरलाल फुर्ती से बढ़ते जा रहे थे। दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, असलियत में उतना ही उबड़ खाबड़ था। ताजी बर्फ ने ऊंची नीची चट्टानों को एक पतली चादर से ढककर एक समान कर दिया था। गहरी खाइयां थीं, गड्ढे बर्फ से ढके हुए थे और गजब की फिसलन थी। कभी पैर फिसलता तो कभी बर्फ से पैर अंदर धंसता जाता।
बहुत नाप नाप कर कदम रखने पड़ रहे थे। ये तो चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मजा आ रहा था। तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने की तैयार थी। अचानक उसका पैर फिसला, बिल लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। सांप गिर गए, किशन चीखा। जवाहर भाई की पुकार वादियों की शांति भंग कर गई। वे खाई की और तेजी से बढ़े। रस्सी से बंधे जवाहरलाल हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा! दोनों तरफ से चट्टाने ही चट्टाने, नीचे गहरी खाई। जवाहरलाल कसकर रस्सी पकड़े थे, वही उनका एकमात्र सहारा था। जवाहर, ऊपर से भाई की पुकार सुनाई दी। मुंह ऊपर उठाया तो भाई और किशन के धुंधले चेहरे खाई में झांकते हुए दिखाई दिए। हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना, भाई ने हिदायत दी। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण यूं ऊपर खींच लेना आसान नहीं होगा। भाई, मैं चट्टान पर पैर जमा लूं? वह चिल्लाए। खाई की दीवारों से उनकी आवाज टकराकर दूर दूर तक गूंज गई। हल्की सी पेंग बढ़ा जवाहरलाल ने खाई की दीवार से उभरी चट्टान को मजबूती से पकड़ लिया और पथरीले धरातल पर पैर जमा लिए। पैरों तले धरती के एहसास से जवाहरलाल की हिम्मत बढ़ गई। घबराना मत जवाहर, भाई की आवाज सुनाई दी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कहकर जवाहरलाल मजबूती से रस्सी पकड़ एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे। कभी पैर फिसलता, कभी कोई हल्का फुल्का पत्थर पैरों के नीचे से सरक जाता तो वह मन ही मन कांप जाती और मजबूती से रस्सी पकड़ लेती। रस्सी से हथेलियां भी जैसे कटने लगी थी, पर जवाहरलाल ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। कुली और किशन उन्हें खींचकर बार बार ऊपर चढ़ने में मदद कर रहे थे। धीरे धीरे सरक कर किसी तरह जवाहरलाल ऊपर पहुंचे। मुड़कर ऊपर से नीचे देखा कि खाई इतनी गहरी थी कि कोई गिर जाए तो उसका पता भी न चले। शुक्र है भगवान का, भाई ने गहरी सांस ली। सांप चोट तो नहीं आई? एक कुली ने पूछा। गर्दन हिला, कपड़े झाड़ जवाहरलाल फिर चलने को तैयार हो गए। इस हादसे से हल्का सा झटका जरूर लगा, फिर भी जोश ठंडा नहीं हुआ। वह अब भी आगे जाना चाहते थे। आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद बहुत थी। खाइयां पार करने का उचित सामान भी तो नहीं था। निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा ना हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। इस पाठ के रचनाकार हैं सुरेखा पंडितकर। अब है लद्दाख, जम्मू कश्मीर राज्य में है। ऊपर दिए भारत के नक्शे में ढूंढो कि लद्दाख कहाँ और तुम्हारा घर कहाँ। तो ये आपको मानचित्र देखकर करना है। अब दूसरा है अनुमान लगाओ कि तुम जहां रहते हो वहां से लद्दाख पहुंचने में कितने दिन लग सकते हैं और वहां किन किन जरियों से पहुंचा जा सकता है। तो ये आप लोग स्वयं कर लेना। किताब के शुरू में तुमने तिब्बती लोक कथा राग की रस्सी पढ़ी थी। नक्शे में तिब्बत को ढूंढो। तो आप देख रहे हैं चीन के नीचे तिब्बत है। अब है आपका वाद विवाद। बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ों के उदास और फीके लगने की क्या वजह हो सकती थी? यहाँ हरे भरे पेड़ पौधे नहीं थे, ना ही बर्फीला इलाका होने के कारण लोगों का आना जाना था। बताओ ये जगह कब उदास और फीकी लगती हैं और यहाँ कब रौनक होती है? घर, बाजार, स्कूल, खेत। घर, जब घर के लोग बाहर गए होते हैं तो फीकी लगती है, और जब घर के सभी लोग घर में होते हैं और आपस में प्यार से बोलते बतियाते हैं तो रौनक होती है। बाजार, दोपहर के समय, शाम के समय, त्योहार के अवसर पर। स्कूल, जब स्कूल में बच्चों की छुट्टी होती है तो फीका लगता है स्कूल, और जब तक स्कूल में बच्चे रहते हैं तो वहां रौनक ही रौनक होती है। खेत, जब फसल कट जाती है और खेत परती हो जाते हैं तो वहां पर क्या रौनक नहीं बचती है, फीके लगते हैं। और जब खेत में फसल लहलहाती है तो हमें खेत रौनकदार दिखते हैं। अब है जवाहरलाल को इस कठिन यात्रा के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। तुम इससे सहमत हो तो भी तर्क दो, नहीं हो तो भी तर्क दो। अपने तर्कों को तुम कक्षा के सामने प्रस्तुत भी कर सकते हो।
मैं इससे सहमत नहीं हूँ। रास्ते की कठिनाइयों का पहले ही अंदाजा लगा लेना और अलग हट जाना कहीं से सही नहीं है। हमें कठिनाइयों से नहीं मुड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती मानकर उनका सामना करना चाहिए। हमारे अंदर इतना आत्मविश्वास और जोश जरूर होना चाहिए जिसके सहारे हम कठिनाइयों को जहां तक बन पड़े पार करें। फिर यदि आगे बढ़ना बिल्कुल असंभव हो जाए तो वापस मुड़ जाएं। ऐसा करने से हमें अफसोस या दुख नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर गर्व होगा, और ऐसा ही सबको करना चाहिए। जवाहरलाल ने वही किया जो एक महान पुरुष करता है। अब है कोलाज। कोलाज उस तस्वीर को कहते हैं जो कई तस्वीरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक कागज पर चिपकाकर बनाई जाती है। तुम मिलकर पहाड़ों का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए पहाड़ों से जुड़ी विभिन्न तस्वीरें इकट्ठा करो। पर्वतारोहण, चट्टान, पहाड़ों के अलग अलग नजारे, चोटी, अलग अलग किस्म के पहाड़। अब इन्हें एक बड़े से कागज पर पहाड़ के आकार में ही चिपकाओ। यदि चाहो तो ये कोलाज तुम अपनी कक्षा की एक दीवार पर भी बना सकते हो। अब इन चित्रों पर आधारित शब्दों का एक कोलाज बनाओ। कोलाज में ऐसे शब्द हों जो इन चित्रों का वर्णन कर पा रहे हों या मन में उठने वाली भावनाओं को बता रहे हों। अब इन दोनों कोलाजों को कक्षा में प्रदर्शित करो। तो ये आप लोगों को इकट्ठा करके सामग्री स्वयं बनाना होगा। अब है तुम्हारी समझ से। इस वृत्तांत को पढ़ते पढ़ते तुम्हें भी अपनी छोटी या लंबी यात्रा याद आ रही हो तो उसके बारे में लिखो। तो आपने जो भी यात्रा की हो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा क्यों छोड़ना पड़ा? जवाहरलाल को अमरनाथ तक का सफर अधूरा इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि आगे का रास्ता अनेकों गहरी और चौड़ी खाइयों से भरा पड़ा था। खाइयां पार करने का उचित सामान भी उनके पास नहीं था। जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी में क्यों बंधे थे? जवाहरलाल, किशन और कुली सभी रस्सी से इसलिए बंधे थे ताकि पैर फिसलने के कारण या किसी और कारण से वे पहाड़ से गिर जाएं तो रस्सी के सहारे लटक कर अपनी जान बचा सकें। एक बार जवाहरलाल के साथ ऐसी घटना घट भी गई थी। रस्सी से बंधे होने के कारण किशन और कुली ने उन्हें खाई में से सुरक्षित ऊपर खींच लिया था। पाठ में नेहरू जी ने हिमालय से चुनौती महसूस की। कुछ लोग पर्वतारोहण क्यों करना चाहते हैं? कुछ लोगों को पर्वत आरोहण बेहद रोमांचक और चुनौतीपूर्ण लगता है। उनके अंदर कुछ असाधारण काम करने की लालसा होती है। ऐसे कौन से चुनौती भरे काम हैं जो तुम करना पसंद करोगे? पूरी क्लास में सबसे अव्वल अंक लाने की चुनौती और स्कूल में आयोजित सभी मुख्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कुछ कर दिखाने की चुनौती। बोलते पहाड़। उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़ हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी। उदास होना और चुनौती देना मनुष्य के स्वभाव हैं। यहाँ निर्जीव पहाड़ ऐसा कर रहे हैं। ऐसे और भी वाक्य जैसे बिजली चली गई, चांद ने शर्मा कर अपना मुंह बादलों के पीछे कर लिया। इस किताब के दूसरे पाठों में भी ऐसे वाक्य ढूंढो। उत्तर कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं जैसे नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता, हिमालय की दुर्गम पर्वतमाला मुंह उठाए चुनौती दे रही थी, फसल तैयार खड़ी थी, सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे, सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। एक वर्णन ऐसा भी। पाठ में तुमने जवाहरलाल नेहरू की पहाड़ी यात्रा के बारे में पढ़ा। नीचे एक और पहाड़ी इलाके का वर्णन किया गया है जो प्रसिद्ध कहानीकार निर्मल वर्मा की किताब चीड़ों पर चांदनी से लिया गया है। इसे पढ़ो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क्या यह शिमला है, हमारा अपना शहर, या हम भूल से कहीं और चले आए हैं? हम नहीं जानते कि पिछली रात जब हम बेखबर सो रहे थे बर्फ चुपचाप गिर रही थी। खिड़की के सामने पुराना चिर परिचित देवदार का वृक्ष था जिसकी नंगी शाखों पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। लगता था जैसे वह सांता क्लॉस हो या रात में ही जिसके बाल सन से सफेद हो गए हैं।
कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीले चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेंकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन और पाठ में दिए वर्णन में क्या अंतर है? तो ऊपर दिए पहाड़ के वर्णन में वृक्ष देवदार का वर्णन है, किंतु पाठ में वृक्ष का वर्णन नहीं है, बल्कि उजाड़ चट्टानों का वर्णन है। कई बार निर्जीव जीवों के लिए मनुष्यों से जुड़ी क्रियाओं, विशेषण आदि का इस्तेमाल होता है। जैसे पाठ में आए दो उदाहरण, उदास फीके बर्फ से ढके चट्टानी पहाड़, या सामने एक गहरी खाई में फाड़े निकलने के लिए तैयार थी। ऊपर लिखे शिमला के वर्णन में ऐसे उदाहरण ढूंढो। बर्फ पर चुपचाप गिर रही थी, जिसकी नंगी शाखा पर रुई के मोटे मोटे गालों सी बर्फ चिपक गई थी। कुछ देर बाद धूप निकल आती है। नीचे चमचमाते आकाश के नीचे बर्फ से ढकी पहाड़ियां धूप सेंकने के लिए अपना चेहरा बादलों के बाहर निकाल लेती हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।